Hello students, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स आप लोग जो लोग यहाँ सीटेट की तैयारी के लिए हैं उनको सीटेट का सिलेबस डिस्कस करने का आज का वीडियो का पर्पस है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि आप लोगों का जो सीटेट एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, प्रॉपर तरीके से बताया जा चुका है पहले भी आपको कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होना है। थोड़ी सी र्यूमर्स आज की डेट में ये भी आ रही हैं कि हो सकता है दिसंबर में ना होकर जनवरी स्टार्टिंग में हो। उसके कुछ एक रीज़न्स हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे। यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होगी। टीसीएस जो बॉडी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पिछली बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम उन्होंने ही कराया था और टीसीएस के जो डेट्स हैं वो पहले ही एसएससी को दे चुकी है। तो जिन दिनों में सीटेट का एग्ज़ाम होना है, पता है आपको कि 1 महीने एग्ज़ाम चलता है, तो वो जो एग्ज़ाम टीसीएस के पास वो डेट्स अवेलेबल नहीं है कि वो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए दिसंबर के महीने में। तो हो सकता है, उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम दिसंबर से शिफ्ट होकर जनवरी में चला जाए, पर ये पक्का है कि एग्ज़ाम होगा ज़रूर। 1 साल हो गया है एग्ज़ाम हुए हुए और उनके पास भी कंपल्शन होती है। जब एक चीज़ लिखी जा चुकी है तो उसे थोड़ा-सा पोस्टपोन तो किया जा सकता है 10-15 दिन, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम हो ना। किसी भी वक़्त आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट तक आपको फॉर्म वगैरह, नोटिफ़िकेशन तो ऑलरेडी आ चुका है, जो फॉर्म वगैरह हैं वो अक्टूबर लास्ट में आपको मिल जाएँ। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी है वो करनी कैसे है, जो बेसिकली सिलेबस है वो है क्या, ये आप सब लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को या जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड किया हुआ है विंग्स का, तो उन सबको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब आपको पता ही है कि विंग्स क्लासेस बहुत समय से सीटेट में 98 टू 99% रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ मैं पूरी चीज़ें बता रही हूँ कि सीटेट के लिए जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, और ये भी शायद इन्फॉर्मेशन है उस पर कि 27 से हमारी जो सीटेट की ऑनलाइन सीरीज़ है वो हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग इसके लिए कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको 27 से ये जो सेशन है ये लाइव सेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग्स आपको उस वक्त बताया जाएगा, इवनिंग का कोई टाइम रहेगा, लेकिन जो सेशन है वो लाइव मिलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स। पता है आपको आगे दीपावली है और कुछ एक फंक्शंस हैं, कुछ एक त्यौहार हैं, तो उसके बाद हम तरीके से शुरू करते हैं। 2 महीने का टाइम होगा आई बिलीव, 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर और 15 दिसंबर तक तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं क्लासेस मिल जाएंगी और ये 45-50 दिनों में हम अपना जो सिलेबस है वो प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे। तो यही सब सोच के 27 अक्टूबर डेट डिसाइड की गई है और कल तक 20 तक आई बिलीव उसमें डिस्काउंट्स भी कुछ ऑफर है। तो अगर आपको लग रहा है, जिसमें भी को लग रहा है कि परचेज करना है, तो आप उसे कर सकते हैं। पर फिलहाल ये जो सेशन है ये इम्पॉर्टेंट है वो सभी लोगों के लिए जिन्हें सीटेट एग्जाम देना है। कि सिलेबस इसका है क्या, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 1। सीटेट पेपर 1, आई बिलीव आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं उन्हें पता है कि पेपर 1 किन लोगों के लिए है। सीटेट पेपर 1 वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है, वो लोग दे सकते हैं। अभी फिलहाल गवर्नमेंट बीएड वालों को भी अलाउ करती है कि वो भी पेपर 1 के लिए कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि 2 पेपर्स होते हैं, है ना। सीटेट पेपर 1 एक अलग चीज होती है और पेपर 2 अलग होता है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। पेपर 2 जो होता है वो उन लोगों को देना होता है जिनको जिनको 6 टू 8 क्लासेस के लिए 6 टू 8 क्लासेस के लिए ट्राई करना है। मतलब जिन्हें 6 टू 8 में टीचर बनना है उनके लिए जो एप्लीकेबल है वो पेपर 2 है, और जो पेपर 1 है वो है 1st टू 5th क्लासेस के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो प्राइमरी की ज़्यादा निकलती हैं, तो सभी जो लोग हैं, चाहे वो बीटीसी के हैं चाहे बीएड के हैं, वो पेपर 1 के लिए ट्राई ज़रूर करते हैं। पेपर 1 क्वालिफाई होने का मतलब है कि वो बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, जो टीचिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पेपर 2 का सिलेबस, जो 6 टू 8 वाले स्टूडेंट्स जिसमें होते हैं, जिन्हें 6 टू 8 में पढ़ाना होता है जाके, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। और ये 2 पोर्शंस होते हैं, साइंस स्टूडेंट्स का अलग होता है और एक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग होता है। कॉमर्स वाले जो लोग हैं वो सोशल साइंस में आते हैं। तो ये सब हमें बेसिकली डिस्कस करना है। फिलहाल शुरुआत करते हैं पेपर 1 के लिए। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये है कितने मार्क्स का। आपको ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है।
और 150 मार्क्स में आपको 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू ये आपको दिए जाते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 150 मार्क्स है और 150 एमसीक्यू है और जो टाइमिंग्स है वो भी 150 मिनट है। ठीक है, ये पहली चीज। 150 मिनट मतलब ये 2.5 घंटे का एग्जाम है। अब पिछली बार से ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होना शुरू हो गया है, तो ये भी आपको पता है। आप इसमें इधर इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। इंग्लिश में दे सकते हैं एग्जाम को या हिंदी में दे सकते हैं। आप जो मीडियम चूज करेंगे दोनों वहां पे लिखे हुए आते हैं, तो इसको तो मैं हटा ही दूं, क्योंकि आपके जो भी मीडियम हो, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आपको एग्जाम दोनों पेपर्स में मिलता है, दोनों भाषाओं में मिलता है, तो वो आप दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो गया, मैंने आपको बता दिया। एंड देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ऐसा नहीं करना कि इसे छोड़कर आना है, कुछ फिल जरूर करके आना है। और क्या फिल करना है या बेसिकली तुक्के कौन से वाले लगाने हैं, ये जब हम कोर्स शुरू करेंगे, जब चीजें करेंगे तो साथ में डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हमारी जो ये वीडियो है वो सिलेबस वीडियो है, तो सिलेबस बताने से पहले जो एग्जाम है वो है क्या वो बता रही हूँ। अच्छा, पासिंग मार्क्स क्या है स्टूडेंट? जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं दिल्ली में, है ना, सेंट्रल लेवल पे अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई है। और अगर आप सेंट्रली ओबीसी में, एससी में लाई करते हैं, तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82 है ना। सो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 90 पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा या 82 पे क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपके पास कोई किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है या एससी एसटी का कोई रिजर्वेशन है, तो 82 पे क्वालिफाई है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको एग्जाम में 150 में से एमसीक्यू एग्जाम में इधर 90 और 82 मार्क्स लाने हैं, दैट इज वन थिंग। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस चीज के लिए हमें पढ़ना क्या है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आप इसे दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा से करके, ये ऑनलाइन का फायदा है। ओके, नंबर 2 इज सिलेबस। हाँ जी स्टूडेंट्स, सीटेट के एग्जाम में देयर आर 5 सेगमेंट्स। क्या बोला मैंने? 5 सेगमेंट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी पोर्शन बोलते हैं आप इसे, और ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्टूडेंट, जो फर्स्ट पोर्शन है, जो वहाँ पहला पार्ट दिया होता है, उसमें तो ये 30 मार्क्स का ही होता है, सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, लेकिन इसी पोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगले चारों सेक्शंस में भी। अगले चारों सेक्शंस कौन कौन से हैं ये मैं बता रही हूँ आपको। टोटल मिला के 5 सेगमेंट हो गए, एक सीडीपी और नेक्स्ट 4 सेगमेंट्स और हैं। स्टूडेंट, सेकंड पोर्शन इज मैथ्स, नेक्स्ट वन इज ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंसेस, पर्यावरण विज्ञान। फोर्थ इज, अब यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज 1 लिख रही हूं मैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे अब बताऊंगी, और लैंग्वेज 2 लिख रही हूँ। आपको 2 भाषाओं में पढ़ाना आना चाहिए टू बी अ टीचर, तो यहाँ पे आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आप लैंग्वेज 1 वो सिलेक्ट करते हैं जिसपे आपकी कमांड बेहतर हो, या जो आपकी बेसिकली मदर टंग है, या जो बोलते हुए आप कंफर्टेबल हैं। क्यों? स्टूडेंट्स, लैंग्वेज 1 का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल बनता है। तो अगर आपकी कोई जो भाषा है वो हल्की है, या वो सेकेंड लैंग्वेज है, उसे आपने ऑफिशियली सीखा है, उस पर आपके बहुत अच्छे कमांड नहीं है, जैसे इंग्लिश है या संस्कृत है, इन केस है ना, काफी सारे लोग, क्योंकि ये यूपी स्पीकिंग बेल्ट है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है ये एरिया, तो अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर मुश्किल भाषा का, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर सॉरी मुश्किल भाषा का चयन कर लिया अपने लिए, तो इसमें पेपर टफ आएगा। तो कुल मिला के छोटी सी बात जो है वो ये है कि लैंग्वेज 1 वो सिलेक्ट करनी होती है जो आपकी अपनी भाषा है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली टफर साइड पे आता है। तो अब आपको देखना है कि अगर आप हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हैं
और इंग्लिश कॉन्वेंट के स्टूडेंट रहे हैं तो आप इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन और भाषाओं के लिए भी होता है, जितनी भी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं उसके लिए आपका ऑप्शन होता है, लेकिन ये ऑप्शन सीटेट का जो फॉर्म फिल होता है उसमें पहले ही ले लिया जाता है, तो ये आपको सोच समझ के वहां डिसाइड करके आप बता देते हो। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन को आपने फॉर्म भरते हुए सिलेक्ट कर लिया है, लैंग्वेज 1 के तौर पर अगर हिंदी को ऑप्ट कर चुके हैं तो वहां पे पेपर 1 के तौर पर आपको हिंदी को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अब लैंग्वेज 2 पे किसको सिलेक्ट किया जाए? लैंग्वेज 2 के तौर पर अगर मान लो लैंग्वेज 1 के तौर पर आप हिंदी चुन चुके हैं, हिंदी को आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो लैंग्वेज 2 आपके लिए बाकी रह जाएगा। आप इंग्लिश ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, जो लोग उर्दू कंफर्टेबल हैं उर्दू में, या उर्दू उन्होंने सीखी समझी है, तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो चारों पोर्शंस हैं, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें इन सब में 50% ये पोर्शन आएगा और 50% पैडागॉजी आनी होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैथ्स में 15 मार्क्स आर फॉर बेसिक मैथ्स। इसका सिलेबस जब हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे वहां डिस्कस करेंगे मैथ्स का एग्जैक्टली सिलेबस क्या होता है, ये तब डिस्कस करेंगे। और 15 मार्क्स आर फॉर मैथ्स पैडागॉजी, यानी मैथ्स को पढ़ाया कैसे जाएगा। इसी तरह से ईवीएस में 15 मार्क्स आर फॉर ईवीएस। ये जो ईवीएस है ये 3rd 4th 5th क्लास की बुक्स में से जनरली मिला करता था, लेकिन अभी पीछे जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से ईवीएस का स्कोप थोड़ा सा, ईवीएस का क्वेश्चन थोड़ा और वाइड हो गया है, तो कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इसमें उठने शुरू हो गए हैं। तो जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी 27 से, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, नए क्वेश्चन कौन से ऐड हुए हैं। तो 15 मार्क्स फॉर ईवीएस पैडागॉजी, यानी ईवीएस को पढ़ाया कैसे जाता है। देन लैंग्वेज 1 इज हिंदी, और हिंदी में 15 मार्क्स फॉर हिंदी, 15 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 15 मार्क्स फॉर हिंदी पैडागॉजी। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 इज इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल है जिसमें आप, और इसमें भी 15 मार्क्स फॉर द लैंग्वेज एंड 15 मार्क्स फॉर लैंग्वेज पैडागॉजी। ठीक है, ये आपका बेसिक सिलेबस है, आपको तैयार करना है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो जो सीडीपी पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी है, बेसिकली जो पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं? 30 ये है, 15 ईवीएस पैडागॉजी, 15 हिंदी पैडागॉजी एंड 15 इंग्लिश पैडागॉजी, संस्कृत पैडागॉजी, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं। तो इन टोटलिटी आपको पैडागॉजी में जो पैडागॉजी की जो वेटेज है सीटेट एग्जाम में, दैट इज 30 + 30 + 30, ये 90 मार्क्स की वेटेज है। तो जो सीडीपी पोर्शन होता है वो बेसिकली 90 मार्क्स का होता है। टोटल एग्जाम जो है वो आपको पता है कि 150 मार्क्स का था, तो इन ऑल जो 60 मार्क्स रह गए उसमें हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस एंड मैथ्स सारा कुछ सिमट जाता है। और आपको ये भी पता है कि क्वालिफाई होने के लिए भी आपको 90 मार्क्स चाहिए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आपका पैडागॉजी पोर्शन पे प्रॉपरली कमांड हो जाता है तो आपका ये एग्जाम क्लियर होने से रोक नहीं सकता कोई भी। अब मैं ये भी बता दूं कि सीटेट इज अ बहुत ही बढ़िया लेवल का एग्जाम है। जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है वो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो उसी सेगमेंट में से उठाते हैं। केवल 1 या 2% आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मान सकते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी मैं नहीं कहूंगी। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कुछ चीजें इस तरह की आ रही हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर उस पे से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कहा जाएगा। सिलेबस में वो चीजें एडिट नहीं है, पर बीइंग अ टीचर, बीइंग वुड बी टीचर्स, आपको जो नई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, तो इस तरह के वो कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं। पर जो पेपर है वो टोटली फ्रॉम द सिलेबस होता है, रादर किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस उठने हैं ये भी सीटीटी का बहुत बढ़िया तरीके से सेट है। लगभग बहुत ही बढ़िया लेवल का एग्जाम है। अगर आप एक बार ढंग से तैयारी इसकी कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से आपके जहन में बैठ जाते हैं, इज अ वेरी गुड एग्जाम। हर एवरेज स्टूडेंट इसको, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अगर मैं कहूँ कि आपके 45% मार्क्स, 50% मार्क्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो भी सीटेट निकाल ले जाते हैं अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो।
कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ये पोर्शन ऐसा है जो बुक्स में से नहीं होता और ऊपर ऊपर से पढ़ने से भी नहीं होता। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं जो भी वो डीपर में से आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक बार एक आउटलुक है सिलेबस की। मैंने आपको बताया कि 90 मार्क्स फॉर पेडागोजी एंड 15 फॉर इंग्लिश, 15 फॉर हिंदी, 15 फॉर मैथ्स एंड 15 फॉर ईवीएस। इस पोर्शन को हमें तैयार करना है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो DSSB है, KVS है, NVS है, वो वाले भी, प्लस आपके जो यूपी में एग्जाम्स होते हैं, सुपर टेट आने वाला है, उन चीज़ों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सब जगह जो प्राइमरी की वैकेंसीज होती हैं पेपर 1 को क्लियर करने के बाद जो प्राइमरी की वैकेंसीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब इसमें मैथ्स का सिलेबस डिफरेंट है, ईवीएस का सिलेबस अलग है, हिंदी के क्वेश्चन में क्या आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या आता है, ये जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सीडीपी के क्वेश्चन में क्या आता है, सीडीपी का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर सीडीपी को आप हाथ लगा लेते हो और हिंदी इंग्लिश का आपको आइडिया भी होगा कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है प्लस पेडागोजी आती है, तो हिंदी पेडागोजी का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, इंग्लिश पेडागोजी का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, वो कैसे करनी होती है, देन ईवीएस पेडागोजी में क्या पढ़ना होता है या मैथ्स पेडागोजी में क्या करना होता है, ये सारा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं बेसिकली जो बेसिक पेडागोजी का सिलेबस है वो क्या है वो आज के वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट पोर्शन इज सीडीपी का सिलेबस। स्टूडेंट सीडीपी का जो पूरा नाम है दैट इज आपका जो सिलेबस है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है बाल विकास, है ना। बाल विकास मतलब एक छोटा बच्चा है उसका विकास कैसे होता है। मैं इसको भी रब कर रही हूँ, ऊपर सीडीपी लिख दूं प्रॉपर तरीके से, और इसकी भी अभी आपको जरूरत नहीं है तो मैं इसे भी रब कर रही हूँ। आई नीड द बोर्ड, बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत सारा सिलेबस है। अगर मैं आपसे कहूँ सीडीपी का पोर्शन जो है इसमें उसमें क्या क्या शामिल है, एग्जैक्टली सिलेबस की आउटलाइन क्या है वो तो आपको सीबीएसई ये जो इनकी वेबसाइट होती है इस पे भी मिल जाएगा seetet.nic.in पे। पर उन्होंने जो पोर्शन वहाँ लिखा हुआ है वो हॉच पॉच है, इट्स नॉट वेरी मच सिस्टमैटिक। तो उस सिलेबस के वो सिलेबस मैं जिस तरह से इसको डिवाइड कर रही हूँ इसमें ये सिलेबस कवर हो जाता है। तो आपको जो तैयारी करनी है बेसिकली वो इस तरह से करनी है, इसमें उनका पोर्शन सभी कवर हो जाता है जो उन्होंने दिया हुआ है, और जितने भी अब तक एग्जाम्स आए हैं वो पोर्शन भी इसमें कवर हो रहा है जो मैं आपको यहाँ सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने यहाँ पे 4-5 सेगमेंट्स बना दिए हैं, देखिए। सीडीपी इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, एंड तो पहला पोर्शन इसमें मैं लेके चल रही हूँ पेडागोजी। टॉपिक्स बताऊंगी कि पेडागोजी के कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे सेकंड पोर्शन भी लिख लूँ। सेकंड पोर्शन इज चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें खूब सारे टॉपिक्स हैं तो मैं थोड़ी जगह ले लूँ अपने पास। चाइल्ड साइकोलॉजी, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट पेडागोजी में वहां पे मैं जो टॉपिक्स ले रही हूँ, पेडागोजी होता क्या है, आई बिलीव आपको पेडागोजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस पता है। पेडागोजी इज PED, माने पैड माने होता है चाइल्ड। आप पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं तो आपको पता है पेडिट्रिशियन कौन है। पेडिट्रिशियन इज अ पर्सन जो कि बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, तो पेडिट्रिशियन मतलब बच्चों का जो इलाज करता है, दैट इज पेडिट्रिशियन। इसी तरह से पेडागोजी मतलब गॉजी यूज होता है साइंसेस के लिए, साइंस ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। पैड माने चाइल्ड, गॉजी माने साइंस, तो साइंस ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड इज नोन एज पेडागोजी, यानी वो शास्त्र, स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं पेडागोजी को शिक्षा शास्त्र, वो शास्त्र जो हमें ये बताता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है उसे हम शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी कहते हैं। आई रिपीट, पेडागोजी इज वो शास्त्र जो हमें ये बताता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, इसे पेडागोजी कहते हैं। ये साइंस ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड इज नोन एज पेडागोजी। ओके, इसका जो पहला पोर्शन मैं ले रही हूँ दैट इज NCF 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पूरा CDP का सिलेबस है
आपको टीचर बनने के बाद किस तरह से करना है, क्या आपके लिए रूल्स नॉर्म्स हैं टीचर होने के नाते, वो सब आप वो करते हैं जो एनसीएफ 2005 में मेंशन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी को करने के लिए कि आपको एनसीएफ 2005 का डिटेल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आरटीई 2009। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि आरटीई 2009 एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आज के टाइम में या 2009 से शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हैं वो सारे इसके अंडर हो रहे हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके हिसाब से टीचर्स की ड्यूटीज कहाँ लगनी है कहाँ नहीं लगनी, टीचर को कितने घंटे एक हफ्ते में एक सप्ताह में काम करना होगा, टीचर की वैकेंसीज किसी स्कूल में है कि नहीं है, वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या रहना चाहिए प्राइमरी में सेकेंडरी में, ये सब कुछ आरटीई 2009 के हिसाब से होता है। नंबर थर्ड इज असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन हिंदी में आप इसे बोलेंगे आकलन और मूल्यांकन, है ना, आकलन व मूल्यांकन। स्टूडेंट्स आपको पता है टेस्ट एग्जाम्स पूरे करिकुलम का, बच्चे के स्कूल के करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और आपको ये भी पता है कि पिछले कुछ सालों से इस सिस्टम में बदलाव हुआ है। जो एनसीएफ 2005 ने सिस्टम दिया था वो सीसीई पैटर्न उसे बोलते थे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और पिछले कुछ सालों में यानी 2005 के बाद से ही कभी 10th के बोर्ड हटाए जा रहे हैं, कभी 10th के बोर्ड दोबारा से हो रहे हैं। जो एनईपी 2020 आई है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो आकलन और मूल्यांकन आपके पूरे सिलेबस का, ध्यान से सुनिएगा, सीटेट के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पूरे 90 मार्क्स की अगर आप पेडागोजी लेंगे तो उसमें 7 to 9 मार्क्स, 7 to 9 कुछ तो सिंपल वाली पेडागोजी में, फिर हिंदी पेडागोजी में हिंदी का आकलन कैसे किया जाए, इंग्लिश पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी में, सब में इस पे से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे सेगमेंट में आप उठाएंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से निकलते हैं, और खूब बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ करना होता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू नो। एफए क्या है, एसए क्या है, बेसिकली इनका मीनिंग्स क्या होते हैं, एंड टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, एंड तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको हमें डिस्कस करना है। देन फोर्थ वन इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसको स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं प्रगतिवादी शिक्षा। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो पता होनी बहुत जरूरी है कि आज का सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो भी चल रहा है, जिसके बारे में हम पूरी पेडागोजी में पढ़ेंगे, या जो ऑफिशियली जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन आज की डेट में है उसका जो नाम है, उसका जो ऑफिशियल नेम है, दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिवादी शिक्षा। आप कहते हो पुराने जमाने की शिक्षा और आज के जमाने की शिक्षा, कुछ नाम होता है ना। पुराने जमाने के तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कह देते हैं, परंपरागत शिक्षा प्रणाली, पर जो आज के जमाने की शिक्षा है उसका जो नाम है बेसिकली टीचर बनने जा रहे हैं, और आज के जमाने की शिक्षण पद्धति का नाम क्या है वही नहीं पता, तो ये बहुत अजीब सी बात है। दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डेवी जी ने दी थी ये, और क्या मूल मंत्र है इसका, इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, किन पॉइंट्स पर ये बेस्ड है, ये चीज पूरी पेडागोजी का एक मतलब इंपॉर्टेंट सा बेसिक पॉइंट है, फोकल पॉइंट है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किन चीजों को बात करती है, क्यों, कौन सी चीजें इनके हिसाब से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन। देन फिफ्थ वन इज मैं सोशलाइजेशन, इसको मैं यही ले रही हूँ। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है आपके सीटेट एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, किस चीज पे से, सोशलाइजेशन पे से या समाजीकरण पे से। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शिक्षा और समाज, या शिक्षा बदलती है तो समाज बदलता है, या समाज बदलता है तो शिक्षा बदलती है। तो शिक्षा और समाज का एक गहरा संबंध है। इस संबंध को समझने के लिए कहीं से थोड़ी सी फिलॉसफी भी समझनी जरूरी होती है। तो जब हम ये समाजीकरण डिस्कस करेंगे तो इन चीजों की बात करेंगे, लेकिन बच्चे के समाजीकरण में उसकी शिक्षा का क्या स्थान है, क्या शिक्षा की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों का समाजीकरण करे, और अगर है तो बच्चे के समाजीकरण के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं।
तो डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस करेंगे। और ये जो 5 पोर्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये पेडागोजी का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आप इसमें शामिल मान सकते हो, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 6 पोर्शन इंक्लूजन को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ, आई बिलीव आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, लेट मी चेक। हाँ, दिखाई दे रहा है। इंक्लूजन इन हिंदी वी से इट एज समावेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीटेट सिलेबस। अगेन, जो फर्स्ट 30 मार्क्स की पेडागोजी होती है, 30 मार्क्स का जो सीडीपी का पोर्शन होता है, उसमें 5 मार्क्स आर स्पेशली मेंट फॉर इंक्लूजन या समावेशन। और एजुकेशन फील्ड में एक बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरे जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो सबसे नया कॉन्सेप्ट है वो समावेशन है। बिना इंक्लूजन को समझे एथिकली, ऑफिशियली किसी भी तरह से किसी को भी टीचर नहीं बनना चाहिए। मैं बस ये बता दूं कि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005 ने भारत में समावेशी शिक्षा की वकालत की है। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो इंक्लूसिव होगा। और ये कहा गया था कि सन 2020 तक भारत के सभी स्कूल समावेशी हो जाएंगे। कोविड की वजह से ये सब चीज़ें हो नहीं पाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में ये उम्मीद है कि सभी स्कूल्स को समावेशी कर दिया जाएगा। और जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस चल रही हैं या जितने भी टीचिंग के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिला के जो वुड बी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको एक इंक्लूसिव स्कूल का टीचर होने के नाते बिहेव जो करना है वो कैसे करना है। तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समावेशन, जिसके 30 मार्क्स में से 5 मार्क्स हैं इस पोर्शन के। एंड जो ओवरऑल आप पेडागोजी लोगे 90 मार्क्स की, तो उसमें से लगभग 9 मार्क्स आर फॉर इंक्लूजन ओनली। तो ये पोर्शन है। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि किसमें से कितने मार्क्स उठते हैं, इसमें से उतने ही उठते हैं। इनको केवल एक बार हाथ में लेना है, एक बार समझना है कि टॉपिक्स हैं क्या। तो ये मैंने बोला पेडागोजी के टॉपिक्स हैं। अब मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी की। मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा आगे ले लूंगी, इस पोर्शन को यहाँ लिख दूंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी के पोर्शन देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स, जिसमें वेटेज बहुत अच्छी मिलती है, दैट इज लर्निंग, अधिगम। अब लर्निंग की 4 अप्रोचेस हैं। मतलब ये इतना बढ़िया है, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू बी टीचर। और टीचर आप अच्छे कब बनोगे, व्हेन जब आपको ये पता है कि बच्चा सीखता कैसे है। तो टीचर होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए बच्चा कैसे सीखता है। क्या एक ही तरीका है बच्चे के सीखने का? तो इस पर जो साइकोलॉजी में रिसर्चेज हुई हैं पिछले 100 सवा 100 सालों में, वो काफ़ी सारी हुई हैं। कोई कहता है बच्चा हमारे सिखाने से सीखेगा, और कोई कहता है कि बच्चा अपने लिए चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करता है, खुद खोजता है और फिर सीखता है। कोई कहता है बच्चा जो लोगों को करते हुए देखता है वो सीखता है। और कुछ कहते हैं कि बच्चे को जब किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो बच्चे का दिमाग जो है वो खुद ब खुद बच्चे को सिखाता है। तो ये जो मैंने 4 बातें बोली, हमारे सिखाने से सीखेगा, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, खुद से एक्सप्लोर करेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, बच्चा वो सीखेगा जो वो दूसरों को करते हुए देख रहा है, सोशियो लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और बच्चे को सिचुएशन में डाल दो, उसका दिमाग उसको खुद बताएगा, खुद आइडियाज देगा और वो खुद से सीखेगा, इनसाइट अप्रोच टू लर्निंग या गेस्टॉल्टिज्म। तो लर्निंग के कितनी मेन अप्रोचेस रही हैं, लर्निंग के बारे में लोग कैसे कैसे लोगों ने कहा है, ये सब आपके चाइल्ड साइकोलॉजी का हिस्सा है। सीटेट का जो करिकुलम है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद क्या है, किसने दिया, ये बहुत डिटेल है, तो इज अ बिग टॉपिक। तो लर्निंग इज द फर्स्ट टॉपिक, मैंने बताया, हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी कुछ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज तो कर ही चुके हो। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आपको थोड़े थोड़े समझ तो आए होंगे, पर क्लैरिटी नहीं होगी अगर आप सीटेट के लिए तैयारी करने का सोच रहे हो। तो इसका क्लियर मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और सीटेट में जो क्वेश्चन उठते हैं वो कॉन्सेप्ट में से ही उठते हैं, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। सो दैट इज वन थिंग। नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इन हिंदी इज नोन एज अभिप्रेरणा। स्टूडेंट्स, लर्निंग को हम हिंदी में अधिगम कहते हैं, मोटिवेशन इन हिंदी इज नोन एज अभिप्रेरणा।
नंबर थर्ड टॉपिक जो है दैट इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सभी टॉपिक्स पे से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी टॉपिक्स एग्जाम का हिस्सा है। नंबर थर्ड वन इज क्रिएटिविटी एंड नंबर फोर्थ टॉपिक इज जो इसमें आप डिस्कस करते हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी एग्जाम्स का हिस्सा है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए। लर्निंग पे से आपके पूरे एग्जाम में लर्निंग एक ऐसी टर्म है जो बीच बीच में भी बहुत काम आएगी। एग्जाम के जो डिफरेंट क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी इस पे से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्जैक्ट लर्निंग को बिना जाने आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। प्लस ये तो पूरे ही एग्जाम में आपको मिलती है, तो मैं से कितने क्वेश्चन बताऊं, 5-6 क्वेश्चन बहुत आराम से आप इस पे ले सकते हो। और सभी एग्जाम्स में उसके ऑप्शंस में आपको लर्निंग की क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मोटिवेशन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, क्रिएटिविटी 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी बीच में टर्म्स होती हैं, है ना, बीच में टर्म्स होती हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, उनकी क्लैरिटी होने हुए बगैर आपके वो क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जब हम डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हिंदी इज नोन एज वृद्धि एवं विकास। फिर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे मिलेंगे। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, और कारकों में हम मानते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण। एंड नंबर 6 इज 6 वन इज जेंडर बायसनेस, लैंगिक पक्षपात। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं सीटेट एग्जाम में। जेंडर बायसनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो बायसनेस है जेंडर को लेकर वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर बायसनेस। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे सीटीटी के सिलेबस में 3 साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं ये पोर्शन आपको नीचे आई बिलीव बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, नहीं 2-3 मैं लिख सकती हूँ अभी यहाँ पर। तो 7th पोर्शन इज 3 साइकोलॉजिस्ट है स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज जीन पियाजे, नंबर 2 इज ले वाइगोस्की, नंबर 3 इज लॉरेंस गोल्डबर्ग। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जीन पियाजे। इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 4 से 5 जगह, मतलब मैंने कम बोले हैं, लगभग मैथ पेडागोजी को भी मिला लूँ तो 6 से 7 जगह आपको पियाजे जी बैठे हुए दिखाई देंगे और वो आपसे डीप में जाके क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर आपने इनको ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो वहां से पूरे बदले लेते हैं। सो जीन पियाजेस, मैं थ्योरी का नाम नहीं लिख रही हूँ, डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी। जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये थ्योरी का नाम है। नंबर 8 इज ले वाइगोस्की। लेट मी चेक कि मैं लिख सकती हूँ कि नहीं यहाँ पे, हाँ, ले वाइगोस्की। पियाजे वाइगोस्की को हम कंपेयर करते हैं, पियाजे से अगर 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे तो वाइगोस्की भी कम से कम 3 से 4 जगह आपको दिखाई देंगे। और ये आपको पता चलेगा कि दोनों ने ही एक सिमिलर टॉपिक पे काम किया है और हम दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स ये बता दूं कि सीटेट का जो पूरा करिकुलम है वो पियाजे इज सेड टू बी फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे को रचनावाद का जनक माना जाता है और सीटेट का जो पूरा सिलेबस है वो रचनावाद पर आधारित है। आज हम ये मानते हैं, आज की डेट में हम ये मानते हैं कि बच्चा वो नहीं सीखेगा जो हम सिखाएंगे, बच्चा वो सीखेगा, बच्चा अपने लिए ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा या ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। और ये चीज़ कहने की शुरुआत की थी मिस्टर जीन पियाजे ने 1969 में अपनी इस थ्योरी द्वारा, जो हमने यहाँ करनी है। तो जीन पियाजे पे से सीटेट में खूब बढ़िया तरह के क्वेश्चन उठते हैं। और पियाजे को अपोज किया था वाइगोस्की ने, थोड़ा सा अपोज किया था, थोड़े से पॉइंट सिमिलर हैं। तो पियाजे और वाइगोस्की आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे की थ्योरी मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे 5 सेगमेंट्स हैं, आप चाह के मतलब जो लोग बेसिकली कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो भी पियाजे की थ्योरी तो यूट्यूब पे से जाके देख सकते हैं। 5 से 7 नंबर वो पक्का करते हैं। 5 सेगमेंट में वीडियो है, पूरी देखिएगा। 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है, आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा पोर्शन है और डीपर में से क्वेश्चन उठते हैं। 5 सेगमेंट को ठीक से पढ़ने के बाद ही आपको ये पियाजे समझ में आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को करने लायक, है ना। आसान, कई बार आसान क्वेश्चन उठते हैं वो तो ऊपर से ही हो जाते हैं, पर नॉर्मली जो बात होती है
वो तब होती है जब आप डीपर क्वेश्चन को आंसर दे पाओ, और 2-3 क्वेश्चन ज़रूर वो डीपर में से उठाते हैं, तो उसके लिए आपको वो चीज़ों को पढ़ना, समझना एक बार बहुत ज़रूरी है। सो जीन पियाजे, ले वाइगोस्की। 9th वन इज़, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, 9th वन इज़ लॉरेंस कोहलबर्ग, LAWERENCE, लॉरेंस कोहलबर्ग, BERG। इन्होंने स्टूडेंट्स नैतिक विकास पे काम किया था। इट्स अ थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे अच्छा काम है दुनिया में लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास पर, इसलिए ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो आपको 2 ही मिलेंगे, है ना, 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिना थ्योरी को टोटलिटी में समझे नहीं हो सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये अपने आप में इतनी बढ़िया थ्योरी है कि इसको आप ठीक से अगर पढ़ लेते हो तो मैच्योरिटी, समझदारी, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, पता चलता है जब आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये 3 पोर्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा पोर्शन है ये, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नए सिलेबस के हिसाब से यूपीटीटी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक आध क्वेश्चन हालांकि फिर भी आ जाता है, पर सीटीटी के सिलेबस में इंटेलिजेंस है, और सीटेट वो प्रॉपर टॉपिक्स पे से ही क्वेश्चन उठाता है, चाहे वो स्पीयरमैन से उठाता है या हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत अगर आपने सुना हो, या रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग या थर्स्टन से भी उठाता है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, पर्टिकुलर कुछ थ्योरीज हैं जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन उठते हैं इंटेलिजेंस पर से, तो ये हम लोग करेंगे। दैट इज 10th पोर्शन। एंड इसके अलावा इंटेलिजेंस आपका हो गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया स्टूडेंट्स, उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, LANGUAGE, लैंग्वेज एंड थॉट। इन हिंदी वी विल से इट एज भाषा एवं चिंतन। आई बिलीव मैंने हिंदी में आपको बताया है, इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि कहते हैं, पता है आपको। लॉरेंस कोहलबर्ग साइकोलॉजिस्ट का नाम है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स आनुवांशिकी और वातावरण, आनुवांशिकी व वातावरण। और जेंडर बायसनेस इन हिंदी इज नोन एज लैंगिक पक्षपात। तो ये आपका सीडीपी और पेडागोजी, मतलब बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी का सिलेबस है। अभी इतना नहीं है, ये और भी है, ये 30 मार्क्स में है, और ये 30 मार्क्स बेस है बाकी चीजों के लिए भी। तो नेक्स्ट सिलेबस इसका देखिए क्या है, ये तो पहले 30 नंबर है वो है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज पेडागोजी में आपका जो सिलेबस मेंशन है एग्जाम में, उसमें 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और पूरे जो 9 क्वेश्चंस हैं उसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं। पर लैंग्वेज पेडागोजी में आपको पता है 2 लैंग्वेजेस आप ले रहे हैं, तो हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, या हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी, या जो 2 ऑप्शंस लैंग्वेजेस आप चुन रहे हैं उनमें से दोनों में से स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस आने हैं। अब इसका जो एग्जैक्टली सिलेबस है वो इस तरह से करने का कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेज पेडागोजी अपने आप में बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, बहुत ही प्यारी चीजें हैं, और जब हम डिस्कस करेंगे तो ही इसका जो डिटेल सिलेबस है वो बताऊंगी। अभी के लिए आपके लिए इतना जानना बहुत है कि कुछ क्लासेस में, लगभग 10-12 क्लासेस में आपके लैंग्वेज पेडागोजी के 30 मार्क्स तैयार हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। हिंदी पेडागोजी में तो 15 में से 14 नंबर भी स्टूडेंट्स बहुत आराम से लेकर आ जाते हैं, और वो जो इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी में थोड़ा लैंग्वेज की वजह से दिक्कत आती है, लेकिन 12-13 नंबर उसमें भी आना तो वो बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट के आते हैं ये, है ना। सो दिस इज नेक्स्ट पोर्शन। मैं सीडीपी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ 90 मार्क्स का स्टूडेंट्स। पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी ये 2 पोर्शन है। देन दिस पोर्शन इज कैरीज 30 मार्क्स, बहुत बड़ा पोर्शन है, पर ये पोर्शन समझने के बाद ही आपको वो पोर्शन समझ में आता है जिसे हम लैंग्वेज पेडागोजी कहते हैं। एंड लास्ट पोर्शन है दैट इज सब्जेक्ट पेडागोजी। आपको पता है कि जो पेपर 1 है उसमें 2 जो सब्जेक्ट्स हैं वो या तो मैथ्स है और या ईवीएस है ना। तो सब्जेक्ट पेडागोजी में आपको जो अटेम्प्ट करनी है वो करनी है मैथ्स पेडागोजी, कैरीज 15 मार्क्स, एंड ईवीएस पेडागोजी अगेन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक
इनका सिलेबस भी अलग है। मैथ्स के अलग 5 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस पेडागोजी की भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, पर ये सिलेबस अभी मेरे करने के बाद भी, इसको टॉपिक से नाम बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको डिटेल इन चीज़ों का नहीं पता है। तो कुल मिला के 90 मार्क्स पेडागोजी, देखिए ये बोर्ड मैंने भर दिया है, अभी मैंने सिलेबस वहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये है कि 90 मार्क्स जो पेडागोजी है वो इसमें से हैं। इस पोर्शन को तैयार करना ना केवल सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, आपके जो फर्दर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आप दे रहे हैं, दिस इज द बेस। अगर आपने टीचिंग को करियर चुना है तो टीचिंग के लिए यूं ही किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के टीचिंग नहीं होती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और पेडागोजी जिसके 90 मार्क्स हैं उसमें आप केवल तुक्के लगा के नहीं चला सकते हैं, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। प्लस आपको पता है हिंदी पोर्शन बहुत इजी से आता है सीटीटी में, केवल हिंदी पेडागोजी होती है जो थोड़ी करनी होती है। इंग्लिश पोर्शन में भी आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं। मैथ्स में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का मैथ्स आता है। बेसिक मैथ्स केवल जिसका अच्छा हो वो इसको कर सकता है, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उन लोगों का जिनका मैथ्स वीक है उनको ज़रूर क्लासेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं मानूंगी कि यहाँ हम ज़रूर हेल्प ज़रूर करेंगे, पर जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, मतलब मैथ्स करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल विकल्प रहता है। मैथ्स ठीक हो जाता है, ये नहीं है कि मैथ्स सुधरता नहीं है, बहुत बेसिक से बेसिक मैथ है तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट ही उसी चीज़ का है। आपको पता है कि विंग्स ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, तो वो लोग मैथ्स के लिए कर सकते हैं। अपने आप करना चाहें तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बुक्स लेकर उसको कर लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का मैथ्स कर पाते हैं तो। इसी तरह से ईवीएस थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की बुक में से, एनसीईआरटी की बुक में से उठती है। लेकिन पिछली बार से जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी आने शुरू हुए हैं। तो जब हम चीज़ों को करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रॉपरली तैयार, तब हम उन चीज़ों की बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज सिलेबस। 27 से स्टूडेंट्स बैच शुरू हो रहा है। अब में से कुछ लोग एनरोल कर चुके हैं और कुछ लोग आई बिलीव अभी भी डिस्कस कर रही थी, जो फर्दर एनरोल कर रहे हैं वो कर लें। 27 से हम लोग लाइव जुड़ जाएंगे। अभी तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़ेंगी और कुछ लाइव भी आपको मिलेंगी, सो डैट आपका जो सिलेबस है वो 45 डेज में वो कंप्लीट हो जाए। एंड अभी कोई क्वेश्चन नहीं मैं पूछ सकती हूँ आपसे, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ नहीं सकते हैं, आप डाल दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नंबर वही है जो आपको मिला हुआ है ऐप में। एंड हाँ, एक दो चीज़ें और हैं कि अगले एक दो दिन में, एक दो दिन शायद 20 तक कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, आप उसे ज़रा एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स परचेज करना है तो फिर वो अभी 2 दिन में कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहें। अपने आप भी तैयारी करनी है तो आपके लिए एक हेल्पफुल होगी आई बिलीव ये वीडियो। देन ओके स्टूडेंट्स, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।